ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के, और मैं हूं आपके साथ अंजीत। दल बदल कहें, पाला बदल कहें या कुछ और कह लें, अब उमर अब्दुल्ला को या तो इसका खौफ सता रहा है या फिर इसकी आड़ में उनकी कोई राजनीति हो सकती है, जैसा कि बीजेपी कह रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की। बीजेपी ने उमर के दावों को गलत बताते हुए सबूत की मांग कर दी है। कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियों ने भी उमर के दावे का समर्थन किया है। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों में जिस तरीके से उथल पुथल है उसकी वजह समझने की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला के आरोपों की टाइमिंग पर भी गौर करना जरूरी है। यह समझना भी जरूरी है कि पाला बदलना इन दिनों आम क्यों हो गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर लगाए आरोपों के पक्ष में सबूत पेश करेंगे। क्षेत्रीय पार्टियों में इन दिनों बेहद उथल पुथल की स्थिति क्यों है, पार्टियां टूट रही हैं तो इसमें बीजेपी दोषी है या इन पार्टियों के भीतर दोष है, और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल। मेहमानों के पास जाने से पहले एक छोटी आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। छोटी सी रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे। सबूत देने पड़ेंगे पब्लिक डोमेन में, एविडेंस उन्हें रखने पड़ेंगे कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की साजिश की। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी नंबर जोड़ने के ताक में लगी रहती है और सरकार की उलटफेर करती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के अंदर लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है। अब लोगों को खड़े होना चाहिए। अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने अहंकार के कारण, अपनी निष्क्रियता के कारण, और आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं। ये तो बीजेपी का खेल है। वो तो ऑपरेशन लोटस सब जगह करते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। मेरे साथ आरपी सिंह साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। एडवोकेट रविंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के। संदीप वजीर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और इन्हीं की पार्टी के मुखिया ने आरोप लगाया। साथ ही शांतनु सेन मेरे साथ जुड़ेंगे, पूर्व राज्यसभा के सांसद रहे हैं और अभी फिलहाल टीएमसी के साथ वो नहीं है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमित रैना साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही शैली ओबराय मेरे साथ जुड़े, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल संदीप वजीर आपसे। बीजेपी कह रही है माफी मांगो, सबूत है तो दो, नहीं तो मानहानि का मुकदमा करेंगे। तो माफी मांगने जा रहे हैं या सबूत देने जा रहे हैं? पैनलिस्ट को मेरी तरफ से जी, सबूत तो ऑलरेडी बीजेपी को कई जगह से मिल चुके हैं। टीएमसी का टूटना वो एक सबूत है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे, उनके एमपीज का टूटना इस चीज का सबूत है। आप कोई भी स्टेट चुन लीजिए, हर स्टेट में इस किस्म की घटना होना इस चीज का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी जो पॉपुलर मैंडेट है उसको चेंज करना चाहती है हर जगह, और हर जगह अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है और अपोजिशन को क्रश करना चाहती है।
जहां जहां उनकी सरकारें नहीं है वो ऑपरेशन संदीप लोटस साहब, चलाते मैंने हैं। आपकी बात 1 मिनट के लिए मान लिया और ये जवाब मैं उनसे लूंगा, आरपी सिंह साहब से। लेकिन क्या इस देश की जनता को जानने का हक नहीं है कि अगर उमर अब्दुल्ला इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो वो इसका जवाब दें, सबूत दें इसका? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब को, उनकी बात को ही हम सबूत मान सकते हैं। वो मैं बताता हूं आपको किस लिए। वो इसलिए क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब कंट्री के फ्यूएस्ट ऐसे लीडर्स हैं जो सच के सिवाय कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं। और इस ना बात ना की- ना 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 इस लोकतंत्र के दौर में ना, लोकतंत्र के दौर में जब इतने बड़े आरोप आप लगाते हैं तो उसके लिए सबूतों की जरूरत होती है। और मैं तो इससे आगे की बात कर रहा हूं, मैं तो इससे आगे की बात आप कर रहा हूं कि सीआईडी आपके हाथ में है और बंद कमरे में जब विधायकों की खरीद फरोख्त की बात हुई तो एफआईआर क्यों नहीं करा दिया? राजनीतिक करवाएगा माइलेज लेना है ना आपको। नहीं, कौन करवाएगा एफआईआर? आप कराएंगे और क्या- कौन कराएगा? किस बात से एफआईआर क्यों करवाएं? आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई, ऑफर दिया गया और आप एफआईआर भी नहीं कराएंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, बीजेपी के जिस लीडर ने ये बात की है, आप क्या चाहते हैं कि आप कुछ बातें जो होती हैं वो बंद कमरे के अंदर होती हैं और हर चीज का सबूत देना कोई जरूरी नहीं होता है। एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है किसी की। अगर किसी ने आपको कोई चीज बताई है तो उस चीज को पर्दे के अंदर ही रखा जाए। और उमर अब्दुल्ला साहब के जो वर्ड्स हैं, मैं उन्हीं को सबूत मानता हूं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब जो है, नहीं, आप वो मानते उन्होंने होंगे, हम नहीं मानते। आप मानते होंगे, हम नहीं मानते। हम तो कहेंगे आप भाई मत सबूत मानिए। रखिए। उससे आगे की आप मत एक मानिए। सवाल और ले लेता हूं, आपने जवाब नहीं दिया। मैं एक सवाल और पूछता हूं, मैं एक सवाल और पूछता हूं। जब आप ये बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, बंद कमरे में बातचीत, उनका नाम भी सार्वजनिक कर दीजिए ना साहब। अरे भाई, ये लोगों को डिसाइड करने दीजिए, जनता को डिसाइड करना। हमने तभी तो जनता मैं को कह रहा हूं, बताया जनता था। के सामने सबूत रखिए। लेकिन आरपी हमने सिंह बता साहब, दिया ना। मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है सर, ओके। सबूत आप हमसे मांग रहे हैं, जनता नहीं मांग रही। जनता हमारी बात पे यकीन कर रही है। ठीक है सर, ओके ओके। आप सबूत मांग रहे हैं, ठीक है हम सर, boundary ओके ओके, ठीक है। आरपी सिंह हमने साहब, जनता को बता दिया, जनता- उन्होंने जिक्र किया मध्य प्रदेश का, उन्होंने जिक्र किया पश्चिम बंगाल का, उन्होंने जिक्र किया महाराष्ट्र का। वो कह रहे हैं कि आप तो ये करते रहे हैं और आपके पाले में विधायक सांसद तो आते रहे हैं, तो क्यों ना उनकी बात पे भरोसा कर लिया जाए कि ऐसा फिर से आप करने जा रहे हैं? देखिए, जो बात आपने शुरू में करी उसी बात पे वापस आना पड़ेगा कि या तो इनको कोई सबूत पेश करने पड़ेंगे या एविडेंस पेश करने पड़ेंगे, जहाँ इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा होगा और ये अंतगतवा कोर्ट में माफ़ी मांगेंगे या उसका जुर्माना भरेंगे। ये आज मेरी बात नोट कर लीजिएगा। कोई इन्होंने एक स्लिंग शॉट खेल लिया, इनको लगा कि स्टेट हुड के लिए मैं प्रेशराइज करना है भाजपा को, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना है। बताइए कि एक बात कह लूँगा जिससे लोग शायद प्रेशर में आ जाएंगे और हमको तुरंत स्टेट हो जाएगी। इसने दो चीज़ें क्लब करने की कोशिश की, परंतु जहाँ आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, जरा याद करिए 2020 के अंदर कांग्रेस के 99 विधायक जीते थे 200 के सदन में राजस्थान में। 6 के 6 पूरी की पूरी पार्टी ही जोड़ ली, मर्ज करा ली थी बीएसपी की, और सरकार सत्ता अपनी मेजॉरिटी साबित कर ली थी। चलिए, अभी आपने कहा टीएमसी की बात करी, कहाँ पे टीएमसी की बात करी। यार, हमने तो टीएमसी का कोई अपनी पार्टी में वैसे नहीं लिया ना, जो एमएलए अपनी पार्टी में नहीं लिया, कोई राज्यसभा भेज रहे हैं आप, सांसद, लोकसभा के सांसद नहीं लिए। सिंह साहब, राज्यसभा भेज रहे हैं आप, इनाम दे रहे हैं आप। अरे एक मिनट सुनिए तो सुनिए, मैं बात पूरी करूं फिर आप जरूर टोकिएगा। हाँ, जैसे मैं टीएमसी का फुल स्टॉप लगाऊंगा, आप अपनी बात जरूर कहिएगा। उन लोगों ने राज्यसभा की सीट छोड़ी। हाँ। ये नहीं कि राज्यसभा की सीट रहते हुए हमारे पास आगे सीट उन्होंने छोड़ी, उसके बाद हमारे पास आए सुष्मिता देव, बड़ा नाम है। अभी आपके एक सांसद जुड़ने वाले हैं, वो बड़ा नाम है अपने आप में, वहाँ पर बड़ा काम है उनका। और जरा ये याद करिए, सुष्मिता देव ने जब टीएमसी ज्वाइन करी तब आपने हल्ला नहीं किया। यार, सुष्मिता देव तो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थी, उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली तब नहीं बोले। मेघालय के अंदर टीएमसी 17 में से 12 विधायक तोड़ लाई थी कांग्रेस के, तब कांग्रेस ने कुछ हल्ला नहीं किया। तब तो नहीं याद आया कि नहीं हमारे तो पूरे विधायक तोड़ दिए। एकमात्र विधायक था पिछली बार टीएमसी कांग्रेस का, सागर डीगी से, और मुझे नाम ठीक याद था, ब्रियान बोस, तो उसको भी कांग्रेस ने तोड़ दिया था, सॉरी टीएमसी ने तोड़ दिया था, अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लिया था। अभी आपके डिबेट, आपके शुरू के कैप्सूल में प्रियंका चतुर्वेदी जी थी, वो कांग्रेस से छोड़कर यूबीटी में गई,
अब वो तोड़ा या क्या तोड़ा, क्या कहा जाएगा। संदीप कुछ बोलना चाह रहे हैं, संदीप कुछ बोलने, फिर मैं जल्दी से और भी लोगों के पास जाऊंगा। मेरे साथ एक बात छोड़, एक इंसान छोड़ दे दूं, एक इंसान छोड़ दे दूं जी। पीसी चाकू साहब केरला के बड़े कांग्रेस के नेता थे, वो कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में गए। शरद पवार जी ने पूरी पार्टी ने खड़ी कर ली थी बाहर संगमा साहब के साथ, और इसके चलते कि सोनिया गांधी विदेशी है, इसके चलते हुए, हालांकि बाद में गठबंधन भी कर लिया। ठीक है सर, संदीप सर जल्दी से बोलिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास भी आऊं जल्दी से। मैं आरपी सिंह साहब को एक बात बताना चाहता हूं कि दो रॉन्ग जो है वो एक राइट नहीं बना देते हैं। टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। पहली बात तो ये है, अगर किसी ने पिछले गलतियां की थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस गलती को, अपनी गलती को जस्टिफाई करने के लिए पिछली गलतियों का रेफरेंस देंगे। और दूसरी बात ये है कि स्टेटहुड हमारा हक है। प्रेशराइज का क्या मतलब है? आप हमें देना नहीं चाहते हैं क्या? अगर आप हमें नहीं देना चाहते हैं तो हम लड़ेंगे उसके लिए। प्रेशराइज करने का तो मतलब ही नहीं बनता है। उल्टा आपको खुद कहना चाहिए कि हम स्टेटहुड दे रहे हैं भाई, आपको लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने प्रॉमिस किया था हम देंगे। आज 2 साल होने को आए हैं, आपने स्टेटहुड की बात तक नहीं की है, तो क्या हम उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे? हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जितना टाइम आपने ये लिया है हमें स्टेटहुड के लिए, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, चलिए संदीप साहब आपकी बात कंप्लीट, मैं शांतनु सेन के पास जा रहा हूं। शांतनु सेन जी, सर मुझे एक बात बताइए, इन्होंने चैलेंज किया मेरे को, इसका जवाब देना पड़ेगा। जी मैं कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं, जवाब दे दीजिएगा आरपी सिंह साहब, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा छोड़िए, सबूत छोड़िए, मैं एक चैलेंज देता हूं। नहीं एक चैलेंज देता हूं। अमरुदुल्ला बिल्कुल सच बोलते हैं ना, एक पॉलीग्राफिक टेस्ट करा लीजिए अमरुदुल्ला जी का। ठीक है सर, बोलिए सर, चैलेंज ले लीजिए मेरा। ठीक है शांतनु सेन जी, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, उमर अब्दुल्ला ये क्यों कह रहे हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, 20 से 30 करोड़ रुपए मंत्री पद का ऑफर, स्टेटहुड का दर्जा, क्यों कहना पड़ रहा है उन्हें? कुछ तो सच्चाई होगी ना। देखिए आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है मेरे पास। जितना तक मेरे को सुनने में आया है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक स्टैंड होता है। अगर आपने ये कहेंगे कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस करके ऑपोजिशन पार्टी को तोड़ रहा है, तो ये भी तो पूछना पड़ेगा कि ऑपोजिशन पार्टी में जो एमपी है और एमएलए है वो भी तो कोई बच्चा नहीं है, वो भी तो मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है। तो अपोजिशन पार्टी का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये देखना, इंट्रोस्पेक्शन करना कि क्यों उन लोग को छोड़ के सब जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हर एक स्टेट में अलग अलग इक्वेशन होता है। जहां पर पश्चिम बंगाल का सवाल है, यहाँ पर 80 तृणमूल का जो एमएलए जीते हुए है, उसमें से लगभग 64 एमएलए सेपरेट प्लेटफॉर्म बना के काम कर रहा है। उन लोगों को ये कहना है कि जहां तक एमपी लोगों का सवाल है, 28 एमपी के अंदर 20-22 एमपी चला गया अपोजिशन दूसरा कैंप में। इन लोगों को ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में 50 साल बाद एक मौका मिला है जब सेंट्रल और स्टेट एक साथ हाथों में हाथ लेके काम कर सकता है, जहां पर स्टेट का डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये भी एक सोच हो सकता है। अभी अब इंडिया गठबंधन के बात अगर करेंगे तो दिल्ली में जाके आपस में दोस्ती करेंगे और कोई और स्टेट में जाके कुश्ती करेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता है। जहां तक बंगाल का तृणमूल कांग्रेस का सवाल है, ये सेंट्रल में कांग्रेस का साथ दोस्ती करेगा और राहुल गांधी जब बंगाल में आएगा भारत जोड़ो मूवमेंट के लिए, उसमें वहां पर उसको रोक दिया जाएगा। त्रिपुरा में जाके, गोवा में जाके कांग्रेस को वीक करके बीजेपी को स्ट्रेंथन करने के लिए कैंडिडेट खड़ा कर देगा। ऐसा तो नहीं होता है ना। जनता जनार्दन, दे आर वेरी सेंसिटिव एंड दे कैन अंडरस्टैंड। नहीं, जनता ने तो एनसी को दी है ना 41-42 सीटें। इस वक्त जम्मू कश्मीर में जनता ने 41-42 सीटें जो हैं वो एनसी को दी हैं, बीजेपी को भी 29 दिया। मैं आ रहा हूं रविंदर सर, आपको मैं पूरा मौका दूंगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। शांतनु जी काइंडली रिपीट कीजिए, सुनने में नहीं आया। मैं कह रहा हूं सर, इतना जो सरकार वहां चल रही है कांग्रेस के बाहर के समर्थन से जम्मू कश्मीर में, तो जनता ने तो उनको दी ना 41-42 सीटें। अगर उनको तोड़ने की कोशिश होगी तो सवाल तो उठेंगे ना। डेफिनेटली जनता कोई कुछ सोच के आदमी को चुनता है, पॉलिटिशियन को चुन के किसी को असेंबली में, किसी को पार्लियामेंट में भेजता है। लेकिन इसके बाद अगर वो लोग देखे कि जनता के भलाई के लिए कुछ और डिसीजन लेना चाहिए तो वो लोग लेते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है
कि अपना इलेक्टेड, अपने चुने हुए एमएलए को, अपने चुने हुए एमपी को अपना साथ जुड़े रखना। अगर वो लोग रिबेल हो रहा है, वो लोग अगर अपोजिशन का साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो ये भी तो इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, ये करना क्यों हो रहा है, ये भी तो इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। मगर लालच भी देना तो गलत बात है ना। मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ी मैं चाहता हूं कि इनकी ऑडियो भी ठीक हो जाए, शांतनु सेन जी की, और उसके बाद फिर मैं आता हूं आपके पास। रविंदर सर, मैं आपके पास एक आऊं, मैं अमित रैना जी के पास जाना चाह, लेकिन पहले आपके पास आता हूं। क्या एनसी के एमएलए से ही बातचीत हुई, या आपके भी जो 6 एमएलए हैं उनसे भी किसी से बातचीत हुई? नहीं, हमें कोई ऐसी सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो दावा उमर अब्दुल्ला साहब ने किया उस पर किसी को शक नहीं है। ये यकीन है लोगों को कि बीजेपी ने किया होगा। उसका मेरे पास सबूत है। वो सबूत यह है कि पिछले पौने 2 साल में बीजेपी ने कम से कम 50 बार ये कहा होगा कि एनसी टूट जाएगी, एनसी की सरकार टूट जाएगी, ये सरकार चल नहीं सकती। इनके लीडर ऑपोजिशन, इनके दर्जन भर जो नेता हैं बीजेपी के, वो कोसों बार ये दावा कर चुके हैं। और आज सब जगह इन्होंने कांग्रेस को दही बार जोड़ा। मध्य प्रदेश और कर्नाटका में 2/3 बहुमत नहीं हो सकता था, इन्होंने हमारे विधायक तोड़ के उनको टिकट दी और फिर अपनी पार्टी से खड़ा किया। क्या मजबूरी हो सकती है वो हम नहीं जानते। हाँ, मिसाल नहीं है, टीएमसी सामने बैठी है और किस पार्टी के अंदर रोष नहीं होता। अगर आप तोड़ने पे आए, सत्ता और जन बल इनके पास है, आज जो इनके पास सबसे अमीर पार्टी है विश्व की, तो ये क्या नहीं कर सकते। किसी को अचंभा नहीं है। सबूत बीजेपी मांग रही होगी, लेकिन जनता सबूत नहीं मांग रही। हमको विश्वास है कि ऐसा प्रयास ये करते हैं। ये सारी जगह मिसाल पैदा कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, इधर पार्टी विद डिस्टिंक्शन, कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे, वोट चोरी से लेके एमएलए एमपी चोरी तक कौन सी पार्टी बची। इसलिए ये प्रयास करते हैं, इसमें क्या अचंभा होगा। आप तो रविंद्र शर्मा साहब, आपको भी यही डर था ना कि अगर हम सरकार में शामिल हो गए तो हमारे विधायक टूट सकते हैं, इसलिए आपने बाहर से समर्थन दिया और आपने अपने किसी एमएलए को मंत्री तक नहीं बनने दिया। ऐसी बात है। देखिए, बात यह है कि हमारा पहला गारंटी जो थी मैनिफेस्टो में थी कि हम स्टेटहुड के लिए लड़ेंगे। दरबार मूव हमारा कॉमन मसला था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी हमारा भी, वो किया जो बीजेपी ने बड़ा ढोल बजा के किया था। और जम्मू वालों ने उमर अब्दुल्ला को अपने घर से सेक्रेटरी तक स्वागत करके लेके गए, वही जम्मू वाले जिन्होंने बीजेपी को वोट दिए। ठीक है, वो जीत सीट, लेकिन उन्होंने सरकार का स्वागत किया। और दूसरा था स्टेटहुड। अब ठीक है, सरकार स्थिर थी और हमने जरूरी नहीं समझा। हम स्टेटहुड के लिए जंतर मंतर तक पहुंचे, ये हमारी रात में हमारा। तो आप शामिल हो रहे हैं ना एनसी के साथ, जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने जा रहा है। और अगर आज एनसी भी आई है, हमें खुशी है। इनको विश्वास था कि बीजेपी प्लेट में डाल के दे देगी। ये सोचते थे कि शायद जो आज उमर साहब कह रहे हैं कि हमें बड़ा विश्वास था, वो विश्वासघात हुआ है जी। और अब वो भी आए हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। चंद दिनों में आपको पता लग जाएगा। और इन्होंने तो अभी परमिशन नहीं दी है, लेकिन यह है कि क्यों लड़ना पड़े। कहा जा, उन्होंने कहा अमित रैना साहब, अगर वहां जम्मू कश्मीर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, ये उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि ऐसा है, तो आप लोग सबूत मांग रहे हैं और बीजेपी सबूत क्यों मांग रही है? भाई, इसको कम से कम कुछ तो सच्चाई होगी, तभी तो वो बोल रहे हैं, वरना क्यों बोलते? देखिए, एक बात तो बड़ा साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलएज हैं वो उमर अब्दुल्ला से नाराज हैं, क्योंकि सरकार डिलीवर नहीं कर पा रही है और कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिलीवरी नहीं हो रही है। लोगों का आक्रोश है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज के खिलाफ। और ये भी सच है कि कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज बीजेपी के साथ बातचीत में लगे हुए हैं। अब क्या सरकार बीजेपी एमएलएज खरीद फरोख्त करना चाहती है, तोड़ना चाहती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैथमेटिकली थोड़ा डिफिकल्ट है ये, क्योंकि 28 एमएलएज आपको चाहिए एंटी डिफेक्शन को बीट करने के लिए। जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है, तो चलिए 7 एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू रीजन से आपने ले लिए। 21 एमएलए कश्मीर रीजन से ब्रेक करना, वो भी बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए थोड़ा मुश्किल है, अनलेस वो पुरानी कांग्रेस वाली चाल चलते हैं कि एक एनसी और बना लेते हैं, जो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मर्ज करना है। कश्मीर के एमएलए को पता है कि अगर वो बीजेपी के सपोर्ट में खड़ा होता है तो शायद वो दोबारा इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। ये भी एक सच्चाई है। मगर क्या दोनों के बीच बातचीत चल रही है? कुछ समय से बिल्कुल बातचीत चल रही है। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलए आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये काफ़ी समय से हवा गर्म है जम्मू कश्मीर में कि बीजेपी शायद एनसीसी के कुछ एमएलए को लेकर सरकार आप ये कह रहे हैं कि डिलीवर नहीं कर पा रही, मगर मेरा तो ये कहना है कि अलग अलग पार्टियां भी केंद्र और राज्य में हो तो मिलकर विकास का काम कर सकती है, और यही तो ब्यूटी है। नहीं, जम्मू कश्मीर में पिछले 30 साल में कभी कॉमन सरकार रही नहीं है। और
और अगर आप दिल्ली की बात करें, इस बार को छोड़ के शीला जी की 15 साल की सरकार, उसके बाद 10 साल की केजरीवाल की सरकार, 25 साल तो दिल्ली में भी नहीं रहे, बट क्या दिल्ली में डेवलपमेंट नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो मिलजुल कर काम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि मिलजुल कर काम नहीं होता है। केंद्र को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है, स्टेट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है, मगर आप अपनी पुअर परफॉर्मेंस, अपनी लैक ऑफ परफॉर्मेंस को आप एक नया रूप देना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं कि बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, और इतनी बड़ी भी कोई इम्पोर्टेंट सरकार नहीं है, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है कि बीजेपी को एक सरकार तोड़ने की जरूरत है। शैली ओबराय जी, क्या आपको लगता है कि जो आरोप लगे हैं उसको लेकर के सबूत रखने चाहिए देश की जनता के सामने? देखिए, जब 370 की बात हुई थी तो पूरे देश ने इनका साथ दिया था, और चुनाव से पहले वादा किया गया था कि हालात नॉर्मल होंगे, ठीक होंगे। चुनाव हो गए, अब स्टेटहुड का जो बहाल क्यों नहीं कर दिया जाता? हमने दिल्ली में भी ये एक्सपीरियंस किया है, जब पूर्ण राज्य नहीं होता इस तरह से सरकार चलाने की चुनौतियां आती हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अधिकारी डाल दिए जाते हैं जिनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की बात को मानना। पर जो आज के हालात हैं, अगर मैं उमर अब्दुल्ला की बात करूं, आपने हमारे एक विधायक हैं वहां मेराज मलिक, आपने उनकी बात भी सुनी होगी। जम्मू कश्मीर में शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पानी की बात हो, या किसी भी मुद्दे जो बुनियादी सुविधा है उसकी बात हो, जम्मू कश्मीर के लोग आज भी उससे भी बहुत ज्यादा उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो उमर अब्दुल्ला की सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में काफी वादे किए थे कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, बसों की सुविधा दी जाएगी, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को पक्का किया जाएगा। 1.5 लाख करोड़ का जो बजट है, महज सिर्फ और सिर्फ 20,000 करोड़ का बजट इस्तेमाल किया गया है। पर अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं, मैं बीजेपी की बात करूं, तो उसका तो एक ही एक एजेंडा है। पहला कि बाबा साहेब का जो संविधान है उसमें तोड़फोड़ की जाए, जो विपक्षी पार्टी हैं, उनके नेता हैं, उनको डरा के धमका के अपनी तरफ लाया जाए, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, आम आदमी पार्टी हो या टीएमसी हो। आज पूरे देश में इलेक्शन के मायने बदल चुके हैं। इनफैक्ट इलेक्शन के जो मायने खत्म हो चुके हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियों की चोरी हो, नेताओं की चोरी हो, चंदा चोरी हो, वोट की चोरी हो, पूरी तरह से जो लोकतंत्र के कब्जा करके पूरे देश पर राज करने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा देश जानता है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अब अपनी आप दो इसमें सवाल तो एजेंसी, क्या ही पूछूं मैं, आप सीधे जवाब दे दीजिए, मैना। इतने सारे आरोप लगे हैं। आरपी सिंह साहब जी देखिए, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। आज हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उस पर एजेंसियों द्वारा दबाव डाल दिया जाता है, और अगर वो नेता उनकी पार्टी में चला जाए, जितना बड़ा महिमान नेता उतनी बड़ी पोस्ट आरपी सिंह उसको साहब दे दी इसका जवाब जाती है। दीजिए, मैं फिर पर बाकी मेहमानों आज को ये पाल दूंगा। देश के लिए ओके मैम, ठीक दुर्भाग्यपूर्ण है, है, मैं दोबारा देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी सरकार हमारे देश में है, ऐसी पार्टी हमारे देश पर राज कर रही है जहां अपनी आवाज उठाने का भी किसी को अधिकार नहीं दिया जाता। और कहीं ना कहीं अभी आपने हाल ही में देखा होगा, ओके मैम, ठीक है, आप बोल दीजिए आरपी श्री सिंह साहब राम के नाम पर मांगने वाली पार्टी, सत्ता बनाने वाली पार्टी, प्रभु श्री राम के मंदिर तक तो छोड़ नहीं रही, वो विपक्षी पार्टियों को क्या छोड़ेगी, वो जनता को क्या छोड़ेगी। नानी याद आ जाती है मुझे केजरीवाल जी की, तो आप तो बात ना ही करें अयोध्या की। क्यों नहीं करे भाई? वो अगर नानी याद आ जाती, नानी को अच्छा नहीं लगेगा? भगवान राम की बात हो रही है, नानी को अच्छा लगेगा? सिसोदिया जी नाराज हो जाएंगे, वो तो पता नहीं क्या क्या बनवा रहे थे राम मंदिर पे अयोध्या में। ये आप लोग देखिए, यही दोगलापन है। आप इतना कुछ बोल गई, इतना कुछ सरकार के खिलाफ बोल गए और कह रही बोलने नहीं देते हैं। भगवान राम के हितैषी बनने निकले हैं आप कम से कम केजरीवाल जी की नानी की तो इज्जत रख लें। केजरीवाल जी की भी रख ले, उनकी नानी की भी रख ले। नानी के कुछ और अरमान थे। विपक्षी नेताओं को नहीं छोड़ा, वोट की चोरी नहीं छोड़ी, प्रभु श्री राम के राम मंदिर में जमीन घोटाला, चंदा चोरी नहीं छोड़ी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप अरे आप जो आज धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, आप मुझे ये बताइए, जो एसजीपीसी ने और जो जत्थेदार ने आपके सीएम के खिलाफ जो ये निकाला है नोटिस, उसका जवाब दे दिया आप लोगों ने। आपने गैर सिख को इस समय सीएम बना रखा है पंजाब में, उसका जवाब दे दिया आपने। हमारा ना मुद्दा भटक जाएगा। अमित राणा जी, मैं आप दोनों से कह रहा हूँ, आप दोनों से कि मुद्दा भटक जाएगा। हमारा आज का जो विषय है वो दूसरा है, तो हम विषय पर रहते हैं। आरपी सिंह जी फौरन जवाब दीजिए, मैं चाहता हूं। मैं आपके पास चौथी बार आ रहा हूं। जी धन्यवाद। मैं आता हूँ। हमारे एक एमएलए के कैंडिडेट थे महेंद्र भगत, उनके पिताजी हमारे यहाँ से एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे।
कौन सी पार्टी में? आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी में पंजाब में 90% वो लोग हैं जो कांग्रेस से या कहीं हमारी पार्टी से जो टूट कर गए होंगे, उनकी पार्टी में उन्होंने अपनी जगह दे दी। तो ये शीशा देखें पहले जाकर। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में बनी थी तब कौन से लोग बने थे? इनके स्पीकर कहाँ से आए थे पार्टी के? उन्होंने जो दिल्ली के स्पीकर बनाए थे इन्होंने कहाँ से, कौन सी पार्टी से आए थे? और जो बाकी जो अलग अलग स्तरों पर विधायक तोड़ के ले, कौन सी पार्टी से ले गए थे? तो क्या है कि ये जब अपने को सूट करता है अपने सबसे बात करते हैं। मैंने बहन अच्छा नहीं, मैंने टोका नहीं बहन, मैंने टोका नहीं, अच्छी बात नहीं बहन, माफी चाहता हूँ मैं। अशोक मित्तल जैसे राज्यसभा के एमपी, उन पर दबाव डालकर उनको भारतीय जनता पार्टी में लाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है कि आज जो भी इनके खिलाफ बोलेगा, शैली जी उनको बोलने कौन है टीवी में चैनल पे एंकर कौन है भाई? जब आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे, उनको बोलने दीजिए। आरपी सिंह साहब, मैं एक सवाल भी जोड़ देता हूं, ये तो आप मानेंगे ना कि जो पार्टी केंद्र में मैं सवाल बाद में नहीं पहले नहीं तय करो एंकर कौन है टीवी में, आपके चैनल पे एंकर कौन है पहले बताइए। आप हैं या शैली ओबराय जी हैं? वो चुप हो गए। एक अक्षर नहीं बोला जब तक वो बोली थी, एक बार टोका मैंने उनको। नहीं बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बोल लीजिए, वो चुप है, सुन रही। मतलब हम हमारी बहन है इसलिए हम इज्जत करते हैं। कोई और होता प्रवक्ता में अब 10 बार टोकता जी। तो उसका ये नजायज लाभ तो मत करें, नजायज लाभ तो मत ले कम से कम। बोलिए। इन्होंने कहा कि किसी का नाम लिया जो आईफोन के नकली आईफोन बेचता था, यहाँ से नकली आईफोन की हेराफेरी करके यहाँ से बेचता था, शायद उसका नाम लिया इन्होंने। अभी क्या नाम लिया था अपने बहन, जरा बता दें नाम। उसी के बारे में चार्जशीट में नकली आईफोन बेचने की चार्जशीट है उसके खिलाफ। घपले घोटाले चोर बाजारी करेंगे फिर इस प्रकार की बात करेंगे। आपके तो मुख्यमंत्री को सिक्की से बेदखल कर दिया पंजाब के अंदर। जितने बड़े-बड़े नेता जिस प्रकार का जितने बड़े-बड़े घोटाले किए हैं, आपने अपनी पार्टी में उनको मंत्री भी बनाया, मुख्यमंत्री भी बनाया। बड़े-बड़े घोटाले वालों को जब वो विपक्षी पार्टी में होते थे तो आप लोग उसके खिलाफ बोलते थे। आज वॉशिंग मशीन में धुलकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े-बड़े पद दे दिए। तो ठीक, अब जवाब सुन लीजिए जल्दी से शैली ओबराय जी, अब जवाब जल्दी से सुन लीजिए, फिर बाकी लोगों के पास भी जाऊं फटाफट। बोलिए आरपी सिंह जी। शैली ओबराय जी को मेरा चैलेंज है, इनके उससे बड़े अच्छे वकील होते थे जिनको इन्होंने जूते मार कर बाहर निकाल दिया था, परंतु फिर भी और वकील भी हार करते हैं, अपने लिए वकील हार करते हैं। कोई एक मुकदमा आप लिए जिसको जाकर आप कोर्ट में लड़िएगा, सारी फीस मैं दूंगा। अगर हार गए तो फीस मेरी, जीत के तो फीस मेरी, अगर हार गए तो दुगनी फीस देनी पड़ेगी आपको। बिना आधार के कोई बस ऐसी तड़ातड़ आरोप लगाए जो बिना आधार के, परंतु जो मूल बात करें। आरपी सिंह जी, जब दिल्ली में लिकर पॉलिसी का केस अब्दुल्ला साहब का बहन, अच्छी बात नहीं बहन। चलिए कोई नहीं, मैं आता हूँ आरपी सिंह साहब आपके पास, मैं मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, नहीं तो ये नहीं डिबेट नहीं चलने दूंगा मैं, ऐसा थोड़ा डिबेट चलने दूंगा। ये कोई तरीका थोड़ा डिबेट करने का जी। आप दूसरों को मतलब ये एक मतलब बहन के कारण से मैं इज्जत दे रहा हूँ, उसका लाभ ले लेंगे वो, और आप उनको टोकेंगे भी नहीं एक बार भी। मैं उन्हीं को रोक रहा था। फिट डाउन कर दीजिए उनका 2 मिनट के लिए। मैंने आपसे बीच में 4 बार सवाल पूछा था, आप नहीं बोले। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं कि केंद्र में होने बोलने का मौका देंगे ना, बोलने का मौका नहीं दे रहे आप कैसे डिबेट कंडक्ट कर रहे हैं? जब बार-बार उनको एड्रेस कर रहे हैं तो जवाब दे रहे हैं बीच में। आप आरपी सिंह साहब, मैं सीधा सवाल, मैंने उनको 10 बार, उन्होंने मेरे से 10 प्रश्न पूछे, मैंने एक बार टोका के उनको बीच में। आरपी सिंह साहब, यही तो दिक्कत है, ये अर्बन नक्सल विचारधारा के लोग आते हैं जो दूसरों को बात करने का मौका नहीं देते। ये अर्बन नक्सल है सारे। आरपी सिंह साहब, ये तो आप मानेंगे ना कि जब केंद्र में कोई सरकार होती है तो उसका एडवांटेज मिलता है। नहीं, किस बात का एडवांटेज? हमने किसी पार्टी को, ये हुआ कि किसी पार्टी के लोगों का हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, एक सबूत कर दो। इन्होंने पंजाब के अंदर कहा था एक आदमी पेश नहीं कर पाए, दिल्ली के अंदर कहा था एक आदमी पेश नहीं कर पाए। मतलब झूठा आरोप, निराधार आरोप, सिर्फ झूठ का और मनगढ़ंत बात करना। परंतु जो इनसे मैंने बात पूछी थी, इनका जो मुख्यमंत्री है वो आज सिख नहीं है, उसको सिक्की से बाहर बेदखल कर दिया। वो शराब के नशे के अंदर ठोकर उन्होंने बेबी की गुरुओं की, उसके बारे में क्या कहना है इनका? उनका एक अक्षर नहीं निकलता इनका। कैसे ऐसा तो है कि मुख्यमंत्री बनाते हैं, और एक मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर था जो चोरी करता था, डाका डालता था, और उसके चलते वो जेल गया, उसके चलते वो मुकदमा चला, फिर बेल मिली, फिर दोबारा वापस से कोर्ट के अंदर फैसला भी बाकी हाई कोर्ट के अंदर, ये कह रहे हमारे को बेल मिल गई, हमारी छूट हो गई। तो क्या कि सच ये है कि जो अपनी पार्टी संभाल नहीं पाते, अगर शिवसेना अपनी पार्टी नहीं संभाल पाती, संजय राउत जैसे उनके जो लोग हैं वो अपने साथी सांसदों को गालियां निकालते हैं, ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गाली निकालते हैं, तो कैसे कोई पार्टी में रहेगा? इनके नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यादव को मैं भगा दूंगा। जो टीएमसी के नेता दिल्ली आए थे, उनकी बैठक तो दिल्ली में एक केंद्रीय मंत्री के घर पे हुई थी।
हाँ, वो केंद्रीय मंत्री वकील भी है भैया, वो भूपेंद्र यादव जी बहुत बढ़िया वकील है, बहुत उच्च कोटि के वकील हैं, उनसे लीगल सलाह लेने के लिए आए थे। और पॉलिटिकल आदमी भी लीगल सलाह लेने के लिए क्या दिक्कत है? ठीक है देंगे सर, कोई लीगल सलाह लेने। चलिए, एक बात आपने सही कही कि पार्टियों को अपनी अपनी पार्टी संभालनी चाहिए। संदीप वजीर जी, एक चीज जो शैली ओबराय कह रही थी और जो अमित रैना साहब कह रहे हैं कि आप योजनाओं को पूरा करने में फेल हो गए, जिसमें बिजली है, जिसमें बेरोजगारी है, जिसमें विकास है, इसीलिए आप आज विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। पहले दिन से ही हमने डिमांड की थी, और बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे यकीन करना या होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर पे यकीन करना शायद हमारी गलती थी। पहले दिन से ही उन्होंने कहा था कि 3 स्टेप्स में हम जम्मू कश्मीर का भला करेंगे। डिलिमिटेशन की बात की थी उन्होंने, उसके बाद इलेक्शन की बात की थी उन्होंने, और उसके बाद स्टेटहुड की बात की थी उन्होंने। उनकी इन बातों पे यकीन करते हुए हमने जनता से कुछ वादे किए थे। ये भी बोला था कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहना चाहिए वहां पर आतंकवादी नहीं पनपने चाहिए, ये भी कहा था जी। वहां पर आज भी स्थिति नॉर्मल नहीं है जी। सर प्लीज, ये तो सर प्लीज, नहीं, आज स्थिति नॉर्मल है क्या? अभी 3 दिन पहले क्या हुआ था वहां पर शोपियां पे? तो जो हालत है सबको जानकारी है। अभी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तो आपको स्टेटहुड भी मिलेगा, परंतु स्थिति तो नॉर्मल होने दीजिए। स्टेटहुड नहीं मिलेगा, हर गांव के जख्म अभी भरे नहीं है देश के। नहीं, स्टेटहुड तो नहीं मिलेगा। क्यों सर? 70 साल से जो उन्होंने नाश कर रखा स्टेटहुड के नाम पे जम्मू कश्मीर का, हाँ, जिसमें 60,000 लोग अपनी जाने गंवा चुके हैं, 5 लाख लोग बेघर हैं, जाति सहार नरसंहार हो चुका लोगों के साथ, वो सब स्टेटहुड में ही हुआ है। तो स्टेटहुड तो नहीं होने वाला। अगर 20 जुलाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में धरना कर रही है तो उनके सामने कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी सिख भी धरना कर रहे हैं कि स्टेटहुड नहीं मिलेगा। स्टेटहुड नहीं चाहिए हमको, क्योंकि वो स्टेट बिना स्टेटहुड के ही ठीक है। अब्दुल्ला परिवार से वादा किया गया था। नहीं, कोई वादा नहीं किया गया। तो कह रहे हैं संदीप वजीर, किसने वादा किया? नहीं, किसने वादा? ये तो सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब देना होगा देंगे। स्टेटहुड मिलेगा जब जम्मू कश्मीर का बंटवारा होगा, जम्मू अलग बनेगा, कश्मीर अलग बनेगा, तब शायद सोच सकते हैं। नहीं तो कश्मीर में सुन्नी मेजॉरिटी पॉलिटिक्स में कश्मीर सेफ नहीं रह सकता। जम्मू कश्मीर स्टेटहुड में अब्दुल्लाज ने 70 साल में जो स्टेट का हाल किया है, मुफ्तीज ने जो स्टेट का हाल किया है, उसमें स्टेटहुड नहीं हो सकता। अब मैं बोलूं सर, मैं बोल लूं सर, अब आपकी इजाजत है रैना साहब? नहीं मिलेगा अमित रैना जी, ये तो आप नहीं कह सकते। नहीं मिलना चाहिए अलग बात है, नहीं मिलेगा ये कह। 35 साल से कश्मीरी हिंदू संगठन प्रयास कर रहे थे 370 हटाने का, स्टेटहुड हटाने का, और 2019 में वो सक्सेसफुल हुए। मुझको मुंह पे बोला जाता था 370 नहीं हट सकता, हट गया ना स्टेटहुड, हट गया। तो हमारा प्रयास आज भी रहेगा कि स्टेटहुड वापस ना आए। तो अरे आपका प्रयास रहेगा ना, नहीं मिलेगा ये अलग, ये आपका मिलेगा तो वो भी तो मिलेगा। ये तो आरके सिंह साहब खुद कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा इंतजार करिए। इंतजार तो 70 इंतजार तो 200 साल का भी हो सकता है। इंतजार की कोई सीमा थोड़ी ना है। रविंद्र शर्मा जी, अब मैं बोल लूं? हाँ जल्दी से सर, संदीप जी जल्दी से बोलिए। सवाल मेरे से पूछा था, हाँ जल्दी से बोलिए। रैना साहब, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या हैं? मैं इस देश का नागरिक हूं। हाँ, तो मैं क्या हूं फिर? हाँ, तो आपको मैंने कुछ कहा? मैं देश का नागरिक हूं ना। मुझे नहीं पता, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अपने आप को देश का नागरिक मानते नहीं मानते, मुझे शक है उस पर। मुझे शक है उस पर। जो पार्टी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का जन्मदाता हो, वो अपने आप को इस देश का नागरिक मानते, मुझे शक है उस पर। तो मुझे नहीं पता आप नागरिक है कि नहीं है, मुझे नहीं पता आप नागरिक है कि नहीं है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी में विश्वास रखे, उसके नागरिक होने पे मुझे शक है। कहां के नुमाइंदे आप? किसके नुमाइंदे? आप कैसे कह सकते हैं कि स्टेटहुड मिलेगी? नहीं मिलेगी? बिल्कुल नुमाइंदा हूं, अपना नुमाइंदा, अपने समाज का नुमाइंदा हूं, कश्मीरी हिंदुओं का नुमाइंदा हूं, कश्मीरी सिखों का नुमाइंदा हूं, हर उस तबका का नुमाइंदा हूं जिसने स्टेटहुड में सफर किया, चाहे वो पीओजेके से आए हुए ये रिफ्यूजी हो, पीओजेके से डिस्प्लेस्ड हो, कश्मीरी हिंदू डिस्प्लेस्ड हो, गुज्जर बकरवाल, हर शेड्यूल कास्ट, गोरखा, हर वो समुदाय जिसने स्टेट में सफर किया, मैं उन सब का नुमाइंदा हूं। You are nobody, sir. You are nobody. 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 जो अपने आप को नेशनल कॉन्फ्रेंस का जोड़े, उसको वो सही में कुछ नहीं होता है। कुछ भी नहीं है आप। अरे ठीक है, तो देखेंगे ना। आप कुछ भी नहीं है। मैं वो हूँ जिसने आपके एमपी को माफी मंगवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। मैं वो हूँ जिसने आपके एमपी से एफिडेविट भरवाया था कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। याद रख लेना, मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे एमपी से एफिडेविट फाइल करवाया था सुप्रीम कोर्ट में कि मुझसे गलती हो गई, मैं हिंदुस्तानी हूँ।
मैं वो हूँ, नोबडी मैं नहीं हूँ, मैं वो। चलिए रविंद्र शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूँ सर, आप वक्त कम बचा हुआ है। बताए रविंद्र शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से सर बोलिए रविंद्र शर्मा। पहली बात तो ये है कि आरपी सिंह साहब वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र सरकार या बीजेपी की तरफ से कोई बात कहेंगे तो उसको आप मानेंगे पार्टी का। रैना साहब को बड़े सम्मान से मैं कहना चाहता हूं कि आप बैठे तो यहाँ हैं एज ए पॉलिटिकल न्यूट्रल पॉलिटिकल एनालिस्ट, लेकिन आपने जिस तरह जवाब दिया। अरे शर्मा जी पहले बताओ, आगा सईद रोहल्ला का क्या हाल है? आपका आगा सईद रोहल्ला का क्या हाल है? ठीक ठाक है वो? और आरपी सिंह साहब, आगा सईद रोहल्ला का क्या हाल है? ठीक ठाक है? अब अरे एनसी के अंदर झंडा लेकर खड़े हैं आगा सईद रोहल्ला। आप बताओ हाँ या ना बोलो कि रोहल्ला आगा सईद रोहल्ला उमर अब्दुल्ला के खिलाफ झंडा लेकर खड़े नहीं खड़े? उनसे पार्टी संभल नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट में ये कंटेम्प्ट है। अरे आपके राज्य में धोखा हुआ, आपने वहां से 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाल दिया, आपने 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाल दिया। वहां पर कोई तरक्की का मामला हुआ नहीं, एक डेवलपमेंट हुई नहीं। आज 2-2 करोड़ टूरिस्ट आते हैं कश्मीर के अंदर हर साल, 2 करोड़। कभी सुना नहीं होगा आपने, आपके राज्य में 20 लाख टूरिस्ट ही जाता था, समझे नहीं? इसलिए आप बोलो मत, आप मत ही बोलो तो अच्छा है। आपके राज्य में रहते हुए वहां पर हर हफ्ते पत्थरबाजी होती थी, वहां पर लोग, बच्चों के हाथ में लैपटॉप नहीं थे, पत्थर थे आपके राज्य में रहते हुए। आपके रहते हुए वहां पर हर रोज वहां पर आतंकी हमले होते थे। चलिए शैली ओबराय जी, एक आखिरी सवाल आपसे, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा मैम। बीजेपी ये कह रही माफी मांगो वरना मानहानि, तो ये चाहें तो सीबीआई से भी जांच करा सकते हैं इसकी। वो आरोप लगा रहे, वो चाहें तो उनके पास सीआईडी है, उससे एफआईआर करा सकते हैं। मगर क्या ये राजनीतिक मामला हो गया है? शैली ओबराय जी पहले शैली ओबराय जी से पूछो, इनका नेता माफी कब मांगेगा? इनका मुख्यमंत्री जल्दी से मांगेगा, इस्तीफा कब देगा? जिससे सवारों आरपी सिंह जी, इस बात की माफी मुझे लगता है पूरे भारतीय जनता पार्टी को बेइज्जती करिए, वो कब माफी मांगेगा? कौन से? और पूरे देश से माफी कब मांगेगा? सारे गुरु नानक नाम से माफी कब मांगेगा? वो शराबी मुख्यमंत्री माफी कब मांगेगा, ये बता दीजिए। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।